हे आकाश, हॉस्टल से तू घर आ गया और मुझसे मिला भी नहीं। और ये मैं आंटी से क्या सुन रहा हूँ। आंटी ने बताया तू साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज करवा रहा है। क्या हो गया मेरे भाई? आर्यन, जो कि आकाश का दोस्त था, आकाश से मिलने के लिए उस घर आया हुआ था। हालत देख वो चिंतित हो उठा। कमरे में आर्यन की आवाज सुनकर आकाश ने चौंककर अपनी आंखें खोली। आर्य, कब आए तुम? आओ बैठो ना। अरे तू बेड से ना उठ, मैं यहीं चेयर पर बैठ जाता हूँ ना कहकर आर्यन चेयर पर बैठ गया। सो जा, या फिर तू जो सोच रहा है ऐसा नहीं है, मैं बीमार नहीं हूँ। आर्यन, माँ को बस फिक्र लगी रहती है। आकाश बेड पर बैठ गया। आंटी के साथ साथ मुझे भी तेरी फिक्र है आकाश, अपनी सेहत पर ध्यान दिया कर तू। मैं बीमार नहीं हूँ और ना ही पागल हूँ। ये लोग मेरी बात समझते ही नहीं। हो रहा है मेरे साथ अजीब सा। आकाश के चेहरे पर रहस्यमयी भाव दिख रहे थे। साफ साफ बता आकाश, आखिर बात क्या है? रुको, मैं तुझे सब बताता हूँ ना कहकर आकाश बेड से उतरकर अपनी अलमीरा से फोल्ड किया हुआ कागज काल आर्यन की ओर बढ़ा और कहता है, इसे खोलो और देखो। आर्यन ने जब उसे खोला तो अचंभित हो गया। छोटी सी बच्ची का प्यारा सा स्केच था। स्केच इतनी सुंदर थी कि मानो बच्ची अभी बोल पड़ेगी। ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। ने सवालिया नजरों से आकाश को देखा। यही वो राज है जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। मैं तुझे शुरू से बताता हूँ। 4 महीने पहले जब मैं हॉस्टल में था तो सीनियर्स ने मेरे साथ रैगिंग की और मुझे एक टूटे फूटे भूतिया मकान में जबरदस्ती भेजा, जो कि हॉस्टल से दूर नदी के उस पार था। उन सब ने मुझे प्रूफ के तौर पर उस मकान से कुछ लाने के लिए भी कहा। यदि मैं ऐसा ना करता तो वे मुझे झूठे केस में फंसाकर हॉस्टल से निकलवा देते। इसलिए मैंने उनकी हर बात मान ली। टूटी फूटी चचरी को पार कर मैं किसी तरह वहां पहुंचा। वो सचमुच बहुत डरावना था आर्यन। वहीं मुझे इस बच्ची की ये स्केच मिली, धूल से सनी टूटे फूटे सामानों के बीच। मुझे ये अच्छी लगी और मैंने प्रूफ के तौर पर ले ली। वहां से लौटकर मैंने ये चित्र दिखाकर अपने सीनियर्स की बोलती बंद कर दी कि वे खुद वहां जाने से डरते थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। आकाश मानो यादों में खोया हुआ बोले जा रहा था। पर उसके बाद मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। मैं अपने सपने में इस बच्ची को देखने लगा। खून से सनी हुई इस बच्ची के हाथ में एक बॉल थी और वह उसी नदी के किनारे खड़ी थी और ये कह रही थी कि पापा, आप मुझे प्यार नहीं करते ना? यही सपना मुझे रोज रात को दिखता है। और आर्य, जब कभी भी मैं सो रहा होता हूँ, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे सिरहाने में बैठा हुआ है और मेरे माथे पर हाथ रखकर सहला रहा है। ऐसी और भी चीजें हुई है आर्यन, जिसे बताऊं तो तू यकीन नहीं करेगा। मैंने कई रातें हंसने की आवाजें भी सुनी है। हॉस्टल में तो मेरी हालात पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसीलिए मैंने छुट्टी ले ली और घर आ गया। पर यहाँ भी मेरे साथ वही होता रहा। ये सब मैंने माँ पापा को बताया तो वो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उन्होंने इन सारी चीज़ों को पढ़ाई का प्रेशर और रैगिंग का डर बताया। पर आर्यन, मैं इस डर को हमेशा महसूस करता हूँ, सिर्फ बंद आँखों से ही नहीं। मैंने उस बच्ची को खुली आँखों से भी देखा है। आकाश भयभीत स्वर में बोला। क्या? बैठा आर्यन चौंक गया। हाँ, मैंने उसे इस रूम में कई दफा देखा है, पर मैं किसी को बता पाता उससे पहले ही वो गायब हो जाती थी। आकाश काफी परेशान था। आकाश, लिसन, तू आराम कर यार, ज्यादा सोच मत, तू रेस्ट कर भाई। मैंने कहा ना आर्य, मैं बीमार या पागल नहीं हूँ। आकाश, तू माने या ना माने, मुझे आराम की जरूरत है। जरूरी नहीं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने वाला हर इंसान पागल ही हो। मुझे तेरी बातों पर यकीन है। पर आर्यन की बात को बीच में ही काटकर आकाश बोला, मैंने सोच लिया है, मैं वापस सोनपुर जाऊंगा अपने सवालों का जवाब लेने, अपने सपने का सच जानने के लिए। और ये सब मुझे यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा ना? तो मेरे साथ आएगा? ये कोई फिल्म नहीं है आकाश, इससे क्या फायदा होगा? हाँ या ना? आकाश, पर साथ आएगा या नहीं? ओके फाइन, मैं आऊँगा तेरे साथ, पर
तो मुझे डिटेल्स में प्लान बताएगा या समझाएगा तब। आर्यन ने आखिरकार आकाश की बात मान ही ली। आकाश की जीत के आगे आर्यन को झुकना पड़ा, और झुकता भी क्यों ना, अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला तो नहीं छोड़ सकता था ना। 2 दिन बाद आर्यन ट्रेन स्टेशन पर बैठा आकाश का इंतजार कर रहा था। ये आकाश अब तक नहीं पहुंचा, सिर्फ इसे डींगे हाँकना आता है। आर्यन अपनी घड़ी से टाइम देखकर बड़बड़ाने लगा। मैं पहुंच गया। एक हाँफती हुई आवाज उभरी। पलट कर देखा तो आकाश खड़ा था। सॉरी यार, वो मैं तेरे बहाने नहीं सुनने मुझे। थोड़ी और देर हो जाती तो ट्रेन छूट जाती। अब चल जल्दी। आर्यन ने आकाश का हाथ पकड़ा और दोनों ट्रेन के अंदर चल बैठे। टिकट के हिसाब से हमारी सीट ये है। आर्यन ने अपना बैग ऊपरी बर्थ पर रखते हुए कहा। विंडो सीट मिल गई तो बात बन गई। आकाश मुस्कुरा उठा। वैसे आकाश, तेरा इलाज चल रहा था ना, ऐसे में अंकल आंटी ने तुझे रोका नहीं? आर्यन ने सवालिया नजरों से आकाश को देखा। पहले तो नहीं माने, पर फिर वो मान गए। उन्हें लगा दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा तो बेटर फील करूंगा। और आकाश अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही आर्यन ने हैरान होकर कहा, वेकेशन? झूठ बोला तूने? तो क्या करता? सच बताता कि माँ पापा, मैं सपने में आने वाली बच्ची का पता लगाने जा रहा हूँ। क्या वे मान जाते? नहीं ना, मैं जानता हूँ ये सब थोड़ा पेचीदा है, पर ट्रस्ट मी आर्य, ये सपना आम सपनों जैसा नहीं है। मैं वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा तो हम वापस लौट जाएंगे। ओके आकाश, यहाँ तक तो ठीक है, पर हम वहाँ जाके करेंगे क्या? कैसे पता करेंगे उस बच्ची का? कौन मदद करेगा हमारी? आर्यन के मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे। बैग से बोतल निकालते हुए आकाश ने कहा, हमें वहाँ किसी से मिलना होगा जो हमारी मदद करेगा, जिसके पास मेरे सारे सवालों का जवाब होंगे। अच्छा, कौन है वो? पेशेंस आर्य, पेशेंस। कितने सवाल करता है तू? पानी तो पीने दे यार। ओके ओके। वक्त बीता, रात हो गई। हवाओं को चीरते हुए ट्रेन बढ़ा जा रहा था। सारे यात्री नींद के आगोश में समा चुके थे। आकाश भी अपने बर्थ पे सो रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। सामने पाया कि सी बच्ची जिसको सपने में देखता था वो उसके सामने खड़ी थी। तो तुम? आकाश उसे देख हैरान हो गया। वह किसी तरह आर्यन को जगा के दिखाना चाहता था कि ये बच्ची उसके दिमाग का वहम नहीं है, पर वो तो कानों में तेल डाले सोया हुआ था। अपनी हिम्मत को एकजुट कर आकाश ने कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? उस बच्ची ने कुछ कहा तो नहीं, पर उंगली से बर्थ के नीचे इशारा किया। उसे ना चाहते हुए भी सीट के नीचे देखना पड़ा। वहां पड़ी एक बॉल को देख आकाश समझ गया कि उसे बॉल चाहिए। ये बॉल चाहिए? ओके, मैं देता हूँ। आकाश के माथे पर आधा पसीना साफ दिख रहा था। वह झुककर वो बॉल निकालने लगा, पर अचानक किसी ने उसे तेजी से पीछे खींच लिया। What the hell? क्या कर रहा था तू आकाश? स्टंट कर रहा है तू ट्रेन की गेट पर? आर यू क्रेजी? जानता भी है क्या हो सकता था? क्या कर रहा था तू? बता, आर्यन ने क्रोधी स्वर में कहा। अच्छा हुआ तू जाग गया। वो बच्ची वहाँ, अरे कहाँ गई वो? मैं उसकी बॉल उसे दे रहा था। बोलते बोलते आकाश चुप हो गया, क्योंकि अपने आप को उसने ट्रेन की गेट पर पाया। सनसनाती हवा ने उसे ठंड के साथ साथ इस बात का भी एहसास करा दिया कि अगर आर्यन ने उसे ना रोका होता तो कितना बड़ा हादसा हो जाता। तू कहीं नींद में तो नहीं चल रहा था? कुछ तो बता। आर्यन आकाश को इस तरह देख परेशान हो गया। वो फिर मुझे दिखी थी। कौन? वो बच्ची। हाँ, उसे अपनी बॉल चाहिए थी जो सीट के नीचे थी, और मैं झुककर उसे वही दे रहा था, बट पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आकाश ने अपने परेशान होके आवाज में कहा। सबसे पहले तो अपनी सीट पे चलते हैं, वहाँ चल के बात करते हैं। दोनों वापस अपनी सीटों पर चले गए। आकाश की नींद मानो छू मंतर हो गई। वो बस उस बच्ची के बारे में ही सोचता रहा। कुछ घंटों बाद सुबह हो गई।
और ट्रेन सोनपुर स्टेशन पर आ चुकी थी। आकाश, जो ना जाने कब से अपनी मंजिल का इंतजार कर रहा था, झटपट उसने आर्यन को उठाया। आर्यन, उठ जा, हम सोनपुर पहुंच गए। सोनपुर प्राकृतिक वादियों में बसा एक खूबसूरत सा शहर था और इस वक्त ये ठंडी हवाएं मौसम को और भी सुहाना बना रही थी। मैंने ऑनलाइन होटल बुक किया है, तो सबसे पहले हम होटल जाएंगे। वहाँ पे मैं तुझे पूरा प्लान समझाऊंगा। आकाश ने अपना सूटकेस खींचते हुए कहा। ऑटो से दोनों होटल पहुंचे। वहाँ फ्रेश होकर थोड़ा आराम किया और चाय वाय पीने लगे। अब तू मुझे प्लान समझाएगा, करना क्या है हमें यहाँ? कौन हमारी मदद करेगा? कुछ बताएगा तू मुझे? बताता हूँ। ये देख, इस बच्ची का स्केच भले ही फटा पुराना क्यों ना हो, पर इसके कोने में कुछ ऐसा है जिस पर मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था। आकाश ने चाय की चुस्की लेते हुए वो स्केच को आर्यन के पास बढ़ा दिया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं, तू साफ साफ बताएगा? आर्यन को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। बताता हूँ यार, इसके कोने में एक चिन्ह है। कैसा चिन्ह? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। सवालों के दुकान। हाँ तो कहा था मैं, ये अपनी बेटी के पास थे जो तुझे सपने में पापा पापा कहती है। आर्यन ने आकाश को चिढ़ाते हुए कहा। तू पागल है क्या? कैसी बेटी? किसकी बेटी? और ज्यादा चू चप्पड़ की ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू किसकी साइड है? आकाश ने चिढ़कर कहा। अच्छा बेटा, इतनी दूर से यहाँ तक तेरे साथ आया हूँ और तू कहता है किसकी साइड हूँ मैं? अच्छा छोड़, ये बकवास हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ वो सुन। ये चिन्ह एक फाइन आर्ट कॉलेज का है। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि कुछ समय पहले मेरे कॉलेज में ड्राइंग की कंपटीशन हुई थी और वहाँ की मैडम सुमीना मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। एंड यू नो व्हाट, इस स्केच पे SM लिखा हुआ है। आई एम 100% श्योर कि ये सुमीना मैम ने ही बनाया है। हम वहाँ जाएंगे और मैम से मिलेंगे। आकाश की आंखों में चमक थी। सुनने में ये सारी बातें अच्छी तो लगती है, पर यार आकाश, इससे फायदा क्या होगा? पॉजिटिव सोचा करना यार। अगर मैं सही हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे सपने की वो छोटी सी बच्ची कौन है, और अगर मैं गलत हुआ तो ट्रेन से सीधे घर। ठीक है, तू जो सोच रहा है वैसा ही हो। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर क्या? दोनों दोस्त सुमीना मैम से मिलने के लिए कॉलेज पहुंचे, पर वहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। पता चला कि सुमीना मैम ने जॉब छोड़ दी है और अब वो सोनपुर से सट्टे छोटे से गांव में रहती है। एक उम्मीद मिली थी, वो भी चली गई। अब क्या करे आकाश? फिलहाल के लिए वापस होटल चलते हैं और फिर क्या? गांव जाएंगे मैम से मिलने के लिए। आकाश अपने हाथों में रखे उस छोटे से कागज के टुकड़े को देखकर बोला, जिसमें कॉलेज वालों ने मैम का पता लिख दिया था। ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेते हैं। वक्त बीता, रात हो गई। सोए हुए आकाश को उसके बुरे सपने ने फिर जकड़ लिया। फिर वही सब और वही सवाल, पापा आप मुझे प्यार नहीं करते ना? एक ही झटके में आकाश नींद से जागा। कौन हो तुम? क्यों आती हो मेरे सपने में? क्या नाता है मेरा तुमसे? क्यों हर बार एक ही सवाल दोहराती हो? पसीने से तत्तर बत्तर आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। सुबह के सपने सच ही होते हैं, अक्सर माँ ये कहती थी। आकाश ये सोचकर घबरा गया। बेड से उठकर वो फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने आर्यन को उठाया। कितना सोएगा, उठ जा। दोनों दोस्तों ने कुछ खाया पिया और चल पड़े अपने सफर पर। सुमीना मैम का गांव कुछ घंटों की दूरी पर ही था, जहां लोग सिर्फ बस से आया जाया करते थे। बस के सफर में आर्यन पूरे वक्त सोता रहा, पर आकाश एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ था। वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और बस अपने गंतव्य स्थान पर आ पहुंची। फाइनली हम यहाँ आ गए, आकाश ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब बस हमारा काम हो जाए। आकाश और आर्यन सड़क पर चल पड़े। मंजिल अब कुछ ही दूर पर थी। अचानक आकाश ने देखा कि सड़क के बीचों बीच वो बच्ची खड़ी है और एक बड़ी सी गाड़ी उसकी ओर बढ़ रही थी। ए लड़की, साइड हो जाओ, वो चीखा।
पर जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। आकाश तेजी से उसकी ओर दौड़ा उसे बचाने के लिए। आकाश, ये सब इतनी तेजी से हुआ कि आर्यन को कुछ समझ ही नहीं आया। वो बस आकाश को उस तरफ गाड़ी की तरफ सामने जाता देख चीख पड़ा, पर जब उसे समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। आकाश को गाड़ी टक्कर मार चुकी थी। ये देख आर्यन के होश उड़ गए। आकाश, आकाश, तुझे कुछ नहीं होगा, बदहवास स्वर में उसने कहा। सड़क पर भीड़ जमा हो गई। सभी ने उस ड्राइवर को घेर लिया। ऐसे गाड़ी चलाते हैं भाई? भीड़ में से एक आदमी ने गुस्से से कहा। अरे ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने दौड़कर आया था, ड्राइवर ने घबरा कर कहा। इतनी आसानी से तो नहीं छूट सकते हैं आप। मेरे दोस्त को टक्कर मारा आपने, मैं पुलिस बुलाता हूँ, आर्यन क्रोधित स्वर में कहा। खुद को पुलिस के लफड़े में फंसता देख वो घबरा गया और बोला, मैं इनको हॉस्पिटल छोड़ आता हूँ। फिर क्या था, आर्यन आकाश को लेकर उसकी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचा। तुझे कुछ नहीं होगा आकाश, मैं हूँ तेरे साथ, आर्यन बड़बड़ाए जा रहा था। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। आकाश को जब होश आया तो आर्यन को अपने पास बैठा पाया। आर्य अचानक फिर वो दर्द से तड़प उठा। अपनी पैरों की तरफ देखा तो मोटी बैंडेज लगी थी और सर पर भी। आर्य, वो ज्यादा हिल डुल मत, समझा तो? और यहाँ से जाने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। आर्य, वो बच्ची। अरे क्या बच्ची बच्ची लगा रखा है तूने? हाँ, पता भी है तेरे पागलपन की वजह से क्या कांड हो जाता। घंटों से तेरे होश में आने का इंतजार कर रहा हूँ। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था। अरे तुझे कुछ हो जाता तो अंकल आंटी को मैं क्या जवाब देता? आर्यन फट पड़ा। अरे पर मैं। चुप, एकदम से चुप हो जा और सिर्फ तुम सुनो। अपना हाल देख, क्या से क्या हो गया है। पहले मुझे लगा क्या पता तेरी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई हो, पर अब मुझे लगता है ये सब तेरी इमेजिनेशंस है। सच तो यह है आकाश, यू आर ब्लडी लायर। तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो चुका है और तू सिर्फ बस। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता। अपनी हद में रह, समझा तू? और किसे पागल बोलता है? मैं पागल नहीं हूँ और ना ही वो बच्ची मेरी इमेजिनेशंस है, आकाश ने गुस्से से कहा। वो बच्ची एक स्टोरी है और ये स्टोरी तेरा खाली दिमाग बना रहा है। तू दिमाग से बीमार है। मैं अभी तेरे पापा को कॉल करता हूँ और तेरे वेकेशन का सच बताता हूँ। आर्यन नंबर डायल करने लगा। नहीं, तू पापा को कॉल नहीं करेगा। आकाश ने झपट कर मोबाइल लेने की कोशिश की, दोनों में हाथापाई हुई और आकाश बेड से गिर गया। तू दोस्त नहीं दुश्मन है। तुझे क्या लगता है तूने यहाँ आकर मुझ पे एहसान किया है? डूब कर मर जा कहीं। तेरा एहसान नहीं चाहिए मुझे, आकाश चीख कर बोला। ओके फाइन, ये रही तेरी बैसाखी, जहाँ जी करे वहाँ चले जाना, पर मुझे अब तेरे पागलपन का भागीदार नहीं बनना, आर्यन ने गुस्से से कहा और वहाँ से चला गया। आकाश जैसे तैसे बैसाखियों के सहारे खड़ा हुआ और वापस बेड पर लेट गया। जैसे तैसे या फिर जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, आकाश सोच में घिरा जा रहा था। मुझे आर्य से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, वो मन ही मन सोचे जा रहा था। क्या पता वो बाहर बैठा हो। ये सोचकर आकाश बेड से उतरा और आगे बढ़ा। ये देखकर उसे और भी हैरानी हुई कि पूरा हॉस्पिटल शांत और सुनसान था, मानो बरसों से वीरान पड़ी हवेली हो। अंधेरा घिर चुका था। आर्य, कहाँ है तू? सॉरी यार, सॉरी बोल रहा हूँ ना, आकाश ने परेशान स्वर में कहा। अपने आप को अकेला पाके वो थोड़ा घबरा गया। आर्य, बोलते बोलते उसकी नजर दूर खड़ी उस बच्ची पर गई। ए लड़की रुको, आकाश ने जोर से कहा। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, पर वो बच्ची दौड़ के कहीं और चली गई। कौन हो तुम? हकीकत हो मेरी या मेरा सपना या फिर एक वहम? कौन हो तुम? सामने आओ। आकाश हर तरफ उस बच्ची को ढूंढने लगा। तेज चलने के कारण उसका बैलेंस बिगड़ा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बैसाखी भी उससे दूर छिटक गई। पापा, आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? वही लाइन जो कल तक आकाश को सपने में सुनाई देता था, आज रियलिटी में उसे सुनाई दे रहा था। अपना सिर उठाकर देखा तो बच्ची उसके पास बैठी हुई थी और उसके हाथों में उसकी बैसाखी भी थी। पापा, माई फुट। मेरी बात गौर से सुनो।
और उसे अपने दिमाग में डाल लो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी, समझी? आकाश आज अपने डर को साइड रख गुस्से से बोला। पापा ऐसे तो मत बोलो। कि आंखों में आंसू आ गए। एक छोटी सी बच्ची से ऊंचे स्वर में बात करना आकाश को भी अच्छा नहीं लगा। वो अपने लहजे को बदलकर बोला, देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रही हो। तुम छोटी बच्ची हो, ऐसी उम्र में छोटी मोटी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। अपने घर जाओ। इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ से बैसाखी ली और किसी तरह खड़ा होकर आगे बढ़ चला। वो हमें जला देंगे पापा, बचाओ मुझे। आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? इस मासूमियत भरी आवाज़ को सुन के आकाश को ना चाहते हुए भी पलटना पड़ा। देखो वो हैरान रह गया। बच्ची वहाँ से गायब थी। उसने हर तरफ देखा पर वो बच्ची कहीं नहीं मिली। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। मोबाइल निकाल वो आर्यन को कॉल करने लगा। आर्य पिकअप द कॉल। ऐसा भी क्या गुस्सा। कई बार कॉल करने के बाद आर्यन ने फोन उठाया। क्या है? आर्य मुझे पुलिस की हेल्प चाहिए। क्या? पुलिस? ठीक तो है ना तू? आर्यन ने घबरा कर बोला। मैं ठीक हूँ पर वो बच्ची मुसीबत में है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो कह रही थी कि कोई उसे जला देगा, मार देगा। आकाश तू फिर से शुरू हो गया? तू आराम कर, समझा? ये बच्ची को भूल जा। मैं वहाँ आ रहा हूँ। और हाँ, तू हॉस्पिटल से निकलने की तो सोचना भी मत। आर्य ये हॉस्पिटल। आकाश की पूरी बात भी नहीं हुई थी कि आर्यन ने बीच में ही कॉल काट दिया। आज पता चला तू कितना कमीना है, पर मैं उससे भी बड़ा कमीना हूँ। मैं यहाँ रुकने वाला ही नहीं हूँ। इस भूतिया हॉस्पिटल में तो कतई नहीं। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। आज आर या फिर पार, किसी को कोई हक नहीं कि मुझे दिमागी मरीज समझे। आज पता चल जाएगा कि वो छोटी बच्ची वहम नहीं है। आकाश बड़बड़ाए जा रहा था। बैसाखियों के सहारे वो आगे बढ़ चला। ऑटो से वो बस स्टॉप पहुंचा और बस में बैठ गया। इसी बीच आर्यन ने न जाने कितने कॉल किए पर आकाश ने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दिया। कुछ ही घंटे में वो सोनपुर में था। वहां से वो उस मकान के पास पहुंचा। अरे यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? आकाश हैरान हो गया क्योंकि इस सुनसान मकान के पास भीड़ की उम्मीद उसे नहीं थी। जब वो पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। मकान में आग लगाई जा रही थी। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोलते बोलते आकाश की नजर एक औरत पर गई जो बहुत बुरी तरह से घायल थी। शायद भीड़ ने मारा था उसे। आप तो ठीक तो हो ना? मैं कुछ करता हूँ। आकाश ने उसे सहारा देने की कोशिश की। मेरी बेटी, ये लोग मेरी बेटी को जला देंगे। मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो। उस औरत ने तड़पते हुए कहा। आकाश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मकान के अंदर बच्ची है, वो जल जाएगी। उसी को तो जलाने आए हैं। बदचलन माँ की नाजायज बेटी। ये जिएंगी तो हमारे गांव के बच्चे बिगड़ जाएंगे। हमारी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हमारे गांव के बच्चे यही सीखेंगे। इसे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए भीड़ के लोगों ने मसाल फेंक दी और आग लगा दी। नहीं, वो जल जाएगी। छोटी सी बच्ची है वो। नहीं, आकाश चीख पड़ा। वो इसी लायक है। नहीं, उसने भीड़ को धक्का दिया और जलते हुए मकान के अंदर घुस गया। कहाँ हो तुम? कहाँ हो? आकाश खांसते हुए इधर उधर उस बच्ची को ढूंढने लगा। हर तरफ आग तेजी से फैल चुकी थी। कहीं न कहीं आकाश को अपना अंत नजर आ रहा था, पर वो उस बच्ची को बचा लेना चाहता था। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। एक धीमी सी आवाज उभरी। आवाज एक अलमीरा से आ रही थी। उसने बोला। उसने खोला तो डरी सहमी वो बच्ची उससे लिपट गई। पागल लड़की, अलमीरा में तो तुरंत दम घुट जाएगी। चलो चले, अब यहाँ रुकना नहीं है। आकाश उसे अपने साथ लेके चल पड़ा। आप मुझे बचाने आए? हाँ, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। आकाश ने सुकून भरी नजरों से उसे देखा। पूरे कमरे में धुआं सा था। दोनों आग से बचते हुए निकल रहे थे। मेन दरवाजे में आग लगी हुई थी। किसी तरह वे आग बढ़ने ही वाले थे कि आग ने बच्ची को अपने गिरफ्त में ले लिया। बचाओ, बचाओ, वो बच्ची चीखी।
नहीं। आकाश घबरा गया। वो तेजी से उसके पास गया, पर अचानक उसकी बैसाखी पे से उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया, खुद को घसीटते हुए उस तक पहुंचा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना कहते हुए आकाश ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया। आप मुझसे प्यार करते हो ना? बच्ची के मुंह से किसी तरह ये शब्द निकले। वो आधी जल चुकी थी। मैं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश की आंखें भर आई और वो रोने लगा। बच्ची ने वहीं दम तोड़ दिया। आकाश को भी बेहोशी आने लगी। धुएं और आग ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया या फिर घेर लिया कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने उस बच्ची के हाथ को अपने सीने से लगा लिया और आंखें मूंद ली। डॉक्टर, डॉक्टर, आकाश को होश आ रहा है। आर्यन ने जोर से आवाज लगाई। कहराते हुए आकाश ने अपना सिर पकड़ लिया। अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर गई। वो हैरान होकर बोला, अरे मेरे पैर में वो बैंडेज थी ना? अरे मैं तो वो आर्यन, वो तो क्या भाई? वो बच्ची मर गई। मैं कुछ नहीं कर पाया। वो मर गई। गांव वालों ने उसे जला दिया। वे इंसान नहीं, दरिंदे थे। मैं कुछ नहीं कर पाया। आकाश बदहवास सा बड़बड़ाए जा रहा था। हे भाई, शांत हो जा तू। तेरे सर पे चोट लगी है और तू कुछ भी बोलने लगा। मैं पूरी बात बताता हूँ। तेरे सिर पर चोट लगी थी, पैरों पर नहीं। जब तेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से तो तू अब जागा है। याद है ना कैसे तू बीच सड़क पर चला गया था? आर्यन ने कहा। क्या? पर मैं तो आग में। आकाश अपने पैरों को देख हैरानी से बड़बड़ाए जा रहा था। यानी उसने जो देखा, जो महसूस किया, वो बेहोशी में किया। तब तक डॉक्टर भी आ गए। कैसा महसूस हो रहा है मिस्टर आकाश? आई एम फीलिंग गुड डॉक्टर। आकाश मुस्कुराकर बोला। ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें ले लेना, ओके? डॉक्टर के जाने के बाद आर्यन आकाश के पास बैठा और काफी गंभीर लहजे में बोला, तू सही है ना भाई? तेरी हर एक बात सही है, पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो कहेंगी तुमीना मैम कहेंगी। तुमीना मैम? अचानक कमरे में एक अधेड़ी उम्र की महिला ने प्रवेश किया। जब तू बेहोशी की हालत में इस बेड पर लेटा था, तब मैं इनके पास पहुंचा और मैं इन्हें वो हर एक बात बता दी जो तूने मुझे बताई थी। आर्यन ने कहा। अब कैसा महसूस कर रहे हो आकाश? सुमीना चेयर पर बैठते हुए बोली। पहले से कई गुना बेहतर। जानते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद कोई हेमा और उसकी बेटी रिमी के बारे में चर्चा करेगा या पता करेगा। पर जब तुम्हारे दोस्त आर्यन ने मुझसे रिमी के बारे में पूछा तो मैं हैरान रह गई। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब तुम्हारे साथ हुई घटनाओं का मुझे पता चला। और इस हैरानी का क्या कारण है मैम? आकाश कड़ियों से कड़ियों जोड़ने का फिराक में था। वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो 10 साल पहले ही मर चुके हैं। ये कहते हुए सुमीना के चेहरे पर बड़ी सी उदासी की लकीर आ गई। बड़ी भली औरत थी बेचारी। हमारे कॉलेज में झाड़ू लगाने का काम करती थी। अच्छी भली थी, पर अचानक एक धोखेबाज के चंगुल में आ गई, जिसने उससे शादी का वादा तो किया, पर वक्त आने पर वो उन वादों को तोड़ भाग निकला। वो माँ बनने वाली थी और ये बात जब गांव वालों को पता चला तो उसका बहिष्कार कर दिया गया और इस तरह वो नदी के उस पार आबादी से दूर रहकर अपनी सजा काटने लगी। पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं नदी के पार उससे अक्सर मिलने जाती रही। जब उसे रिमी पैदा हुई तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ गई। बेचारी बच्ची हमेशा अपने पापा के लिए तरसती रही, जो उसे कभी न कभी मिल पाया। उसे हमेशा लगता था कि उस नदी को पार कर उसके पापा उससे मिलने आएंगे। इसी उम्मीद में उसका अंत हो गया। अफवाह तो यहाँ तक है कि गांव वालों ने उसे मार दिया। वो अफवाह नहीं, सच है, आकाश ने धीरे से कहा। तुम्हारे साथ जो हो रहा है इतने महीनों से, मेरी मानो तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मदद ले लो। हालांकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, पर तुम्हारे साथ हुए हादसों को सुनकर कहीं ना कहीं मैं दूसरी दुनिया की चीज़ों पर यकीन करना चाहती हूँ। आपकी मदद और सलाह दोनों के लिए शुक्रिया मैम, पर नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड।
इट्स ओके, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। एज यू विश, अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना बेटा। मैम के जाते ही आर्यन ने कहा, तूने मैम की सलाह मानने से इनकार क्यों किया? क्योंकि शायद इसकी जरूरत ना पड़े अब। मतलब? आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि शायद मैंने उसके सवाल का जवाब दे दिया है और मैं कुछ समझा नहीं। वो सवाल जो मेरे हर सपने में मुझसे पूछा जाता था, पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते? आर्य, मैंने उस सवाल का जवाब दे दिया है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, आकाश ने कहा। व्हाट? ये क्या बात हुई? समझता तो है ना इसका मतलब? ये एक झूठ है आकाश, और झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलती क्योंकि उसका ना कोई सर होता है और ना ही कोई पैर। और क्या गारंटी है कि रिमी की आत्मा अब तुझे तंग नहीं करेगी? जब यही करना था मेरे भाई तो यहाँ आए ही क्यों हम? बोल बोल ना। तो चुप हो तो ना मैं बोलूं। तूने सही कहा, हम इसे घर पर भी सुलटा सकते थे। पर आर्य, मैं वो आकाश नहीं हूँ, मैं बदल गया हूँ। पहले मुझे अपनी जान की फिक्र थी। सच कहूँ तो मैं डरपोक था, पर इस घटना ने मुझे बदल दिया। रिमी ने मुझे बदल दिया। हम सोच भी नहीं सकते कि एक छोटी बच्ची के दिलो दिमाग पर क्या बीतती होगी जब वो रोज अपने पापा का इंतजार करती होगी, आबादी से दूर, एक ऐसी जगह में जहाँ कोई उसका दोस्त भी नहीं था। तू नहीं जानता कि सपने में मैंने क्या देखा और क्या महसूस किया। गांव के लोगों ने तो उसे जला दिया, पर उसके इंतजार को खत्म नहीं कर पाए और उसकी आत्मा वहाँ भटकती रही। और जब मैं वहाँ गया तो उसने मुझे अपना पापा मान लिया और मैंने उस बच्ची के सवाल का जवाब देकर उसे मुक्त कर दिया। मैं मानता हूँ मैंने उससे सच नहीं कहा, पर जो अपनी आत्मा या फिर अपनी अंतिम सांसें ले रहा हो, जिसकी आखिरी इच्छा सिर्फ तेरे गोद में सर रखकर दम तोड़ने की हो, तो क्या तू उससे वो बात कहेगा जो उसका दिल तोड़ दे? वो बस अपने सवाल का जवाब सुनना चाहती थी आर्य। मुझे पता नहीं क्या सही है और क्या गलत, पर एक बात मैं अच्छी से जानता हूँ कि मेरे एक जवाब ने उस बच्ची के आत्मा को मुक्ति दिला दी है। आकाश मानो एक अलग ही दुनिया में खोया हुआ था। कभी कभी मैं तुझे समझ नहीं पाता आकाश, मेरी बातें समझो मत, बस मान लो यार। कभी कभी मैं खुद को भी समझ नहीं पाता, आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अब क्या करें? क्या करना है? घर चलना है, आकाश ने गहरी सांस लेकर कहा कि चेहरे पर एक सुकून की छाया थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुन सके। और अगर आपके पास भी कोई अपनी एक्सपीरियंसेस है या कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ जरूर दूंगी। ये देखिए इंस्पेक्टर साहिबा, आज का पेपर। ये खबर पढ़ी है आपने? खूनी किताब ने ली एक और जान। इंस्पेक्टर साहिबा नूर अपना चश्मा लगाते हुए, ओह माय गॉड, फिर से एक और मौत। हमें जल्द से जल्द कोई सख्त एक्शन लेना होगा, नहीं तो शहर की जनता का भरोसा हम पर से उठ जाएगा और कानून सच में अंधा साबित हो जाएगा। इतनी बातें करके सब काम पर लग जाते हैं। इंस्पेक्टर नूर सारा दिन बस उसी खूनी किताब के बारे में सोचती रहती है। शाम को जैसे ही ड्यूटी खत्म हुई, इंस्पेक्टर साहिबा ने सब इंस्पेक्टर महेश को बुलाया और कहा, कल मैं ड्यूटी पर थोड़ा लेट आऊंगी, तब तक तुम सब संभाल लेना। सब इंस्पेक्टर महेश ने हाँ में सर हिलाया। इतना कहकर इंस्पेक्टर नूर घर के लिए निकल जाती है। रात को घर पहुंचकर मन ही मन सोच रही है क्या किया जाए, कैसे इस खूनी किताब को रोका जाए ताकि शहर में किसी और मासूम की जान ना जाए। सोचते सोचते नूर सो जाती है। सुबह उठते ही नूर लाइब्रेरी शाइन के लिए निकल जाती है। सोचती है यहाँ से कुछ पता चले। वो लाइब्रेरियन दिनेश के पास पहुंच जाती है। पुलिस को आया देख दिनेश घबरा जाता है। मैडम आइए, कैसे आना हुआ? आज आपको हमारी याद कैसे आई? धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। ये सब बातें छोड़ो, मैं दरअसल यहाँ किसी बहुत जरूरी काम से आई हूँ। एक खूनी किताब है कोई, जो अब तक 3 लोगों की जान ले चुकी है। मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है। शायद आपसे या फिर इस लाइब्रेरी से हमें कुछ मदद मिल सके। खूनी किताब? नूर की बात सुनकर दिनेश के पसीने छूट जाते हैं। हाँ हाँ, खूनी किताब।
अब और ज़्यादा सवाल जवाब करो मत, मुझे बताओ जल्दी, ऐसी कोई किताब है क्या तुम्हारी लाइब्रेरी में? ना ना मैडम, ऐसी तो कोई किताब नहीं है, और होगी तो भला मुझे कैसे पता होगा इसके बारे में। पर हाँ, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ इस विषय में। एक पाठक है जो नियमित रूप से इस लाइब्रेरी में आते हैं कई वर्षों से, शायद उनसे कोई मदद मिल सके आपको। क्या नाम है उनका? डॉक्टर अविनाश। हाँ, यही नाम है उनका। अच्छा, उनका कोई एड्रेस, कहाँ रहते हैं, या फिर कोई कांटेक्ट नंबर? एक मिनट, मैं एंट्री बुक में देखकर बताता हूँ। अविनाश, हाँ मिल गया। कांटेक्ट नंबर तो नहीं है, पर मैडम एड्रेस जरूर है। जल्दी बताओ क्या है एड्रेस? अंधेरी गली, मेन बाजार, बंगलो नंबर 444। ओके ठीक है। इतना कहकर इंस्पेक्टर नूर डॉक्टर अविनाश के घर के लिए निकल जाती है। इंस्पेक्टर नूर दिनेश से डॉक्टर अविनाश का पता लेकर उनके घर के लिए निकल पड़ती है। कुछ समय बाद नूर की जीप डॉक्टर के घर के आगे जाकर रुकती है। इंस्पेक्टर नूर डोर बेल बजाती है। अंदर से एक नौकर निकल कर आता है। जी, कौन है आप और किससे मिलना है आपको? जी, मैं इंस्पेक्टर नूर हूँ, डॉक्टर अविनाश जी से मिलना था मुझे। आइए मैडम आइए, डॉक्टर साहब अंदर ही है। नौकर इंस्पेक्टर नूर को डॉक्टर अविनाश के रूम तक ले जाता है। ये लीजिए मैडम, यही है डॉक्टर साहब का रूम। नूर ने कहा, एम आई कम इन? सो यस कम। ओह इंस्पेक्टर साहिबा, आप यहाँ? क्या बात है, सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। शहर की शांति भंग हो चुकी है, लगातार तीसरी जान चली गई और हम कुछ भी नहीं कर पाए। तीसरी जान? डॉक्टर अविनाश ने चौंकते हुए कहा। हाँ डॉक्टर साहब, एक खूनी किताब है, कोई जो ये सब जाने ले रही है, एक एक करके सबका। खूनी किताब? ओह माय गॉड, का मतलब इन सब कत्ल के पीछे उस किताब का हाथ है। उस किताब मतलब कौन सी किताब डॉक्टर साहब? वही किताब जिसे मैंने एक दिन आज से कई वर्षों पहले पर्ल लाइब्रेरी में देखा था। पर्ल लाइब्रेरी? नूर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, पर्ल लाइब्रेरी यहाँ से ठीक 300 किलोमीटर दूर जोधपुर में स्थित है। बहुत ही प्राचीन लाइब्रेरी है। वहीं देखा था इस किताब को लगभग 31 साल पहले। 31 साल पहले? इंस्पेक्टर नूर कुछ सोच में पड़ जाती है। 31 साल पहले जो किताब आपने देखी, वो अब जान की दुश्मन क्यों बनी हुई है? ये तो मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ और मालूम है आपको इस किताब के बारे में? इंस्पेक्टर नूर डॉक्टर अविनाश से इतनी जानकारी हासिल करके वहां से निकल जाती है, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। गुड आफ्टरनून मैम, महेश ने कहा। वेरी गुड आफ्टरनून, नूर ने कहा। कुछ मालूम हुआ मैडम उस खूनी किताब के बारे में? महेश ने कहा। हाँ, कुछ शुरुआती जानकारी तो हासिल हुई है जो हमारी बहुत मदद कर सकती है। फिर से किसी की जान न जाए बस इसमें, नूर ने कहा। अच्छा सुनो महेश, मेरे लिए एक कॉफी मंगवा दो। ओके मैडम, अभी लाया। देर बाद कॉफी नूर की टेबल पर हाजिर हो जाती है। नूर कॉफी पीते पीते बहुत सोच में डूबी हुई है। इतने में ही से एक कॉल आती है। जल्दी आइए मैडम, यहाँ एक औरत की मौत हो चुकी है। नूर, ओह माय गॉड, फिर से एक और कत्ल। कॉफी का कप टेबल पर ही छोड़कर महेश को साथ लेकर जांच के लिए निकल जाती है। जैसे ही वहां पहुंचती है, बहुत भीड़ लगी हुई होती है यहाँ। जैसे तैसे इंस्पेक्टर नूर भीड़ को एक तरफ करके उस लाश तक पहुंच जाती है। ओह माय गॉड, ये भी मारी गई। वो लाश एक 23 साल के युवा की थी। इंस्पेक्टर नूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो वहां से फिंगरप्रिंट इकट्ठा करके थाने पहुंचती है। लाश को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए शहर के सिटी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस से भिजवा दिया जाता है। ये सारे काम निपटाने में नूर को शाम हो जाती है। वो ड्यूटी से सीधा घर जाती है। बेड पर लेटे लेटे सोच रही है, अभी मुझे और ज्यादा देरी ना करते हुए लाइब्रेरी पर्ल के लिए निकल जाना चाहिए। वो रात के 10 बजे कांस्टेबल महेश को कॉल करती है। सुनो महेश, मैं कल सुबह 3 दिन के लिए जोधपुर जा रही हूँ, तो चार्ज 3 दिन तक तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ही यहाँ सब कुछ संभालना पड़ेगा। ओके मैडम, आप निश्चिंत रहे, मैं देख लूंगा सब। इंस्पेक्टर नूर सुबह सुबह 5 बजे ही जीप लेकर जोधपुर के लिए रवाना हो जाती है। वो लगभग दोपहर 12 बजे तक जोधपुर शहर में पहुंच जाती है। काफी थकी हारी होने की वजह से एक होटल में रुक जाती है। सबसे पहले रूम में मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाती है। फिर पास रखे फोन से एक कॉफी
और कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है क्योंकि अब तक बहुत भूख लग चुकी थी नूर को। वेटर कॉफी लेकर रूम में प्रवेश करता है और चाय और कुछ खाने का सामान टेबल पर रख कर वहीं एक साइड पर खड़ा होकर इंस्पेक्टर नूर की तरफ देखने लगता है। अबे यहाँ खड़ा अब मेरा मुंह क्यों देख रहा है, जा ना अब यहाँ से, नूर ने गुस्से में कहा। जी मैडम वो मेरी टिप। क्या साले तू एक पुलिस वाली से टिप लेगा? वेटर को डांटने पर वो वहाँ से डर के मारे खिसक जाता है। साला यहाँ पहले से ही भेजा खराब है, ऊपर से ये मैडम मेरी टिप। नूर खुद में बड़बड़ाई जा रही थी गुस्से में। कॉफी पीने के बाद नूर उस नंबर पर कॉल करती है ये पूछने के लिए कि लाइब्रेरी पर्ल शाम को किस टाइम खुलती है। पता चलता है कि लाइब्रेरी आज के इवनिंग में बंद है। अगली सुबह नूर लाइब्रेरी पर्ल के लिए निकल जाती है। इंस्पेक्टर नूर लाइब्रेरी पर्ल को देखकर अचंभित हो जाती है। उसने देखा कि ये लाइब्रेरी तो वर्षों पुरानी है और फिलहाल तो एक जर्जर इमारत में तब्दील हो चुकी है। साफ सफाई की कोई खास व्यवस्था नहीं है यहाँ और को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ही यहाँ कोई आता होगा। नूर अंदर जाती है, डायरी में एंट्री करवाती है और लाइब्रेरियन को सब मामला समझाती है। फिर वो वहाँ पर पड़ी एक लकड़ी की मेज पर बैठ जाती है। तब तक लाइब्रेरियन खूनी किताब को ढूंढने में व्यस्त था। लाइब्रेरियन खूनी किताब को हर जगह ढूंढता है। उसने सारी लाइब्रेरी को छान मारा लेकिन उसे किताब कहीं नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी मैडम, खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है। व्हाट? खूनी किताब लाइब्रेरी में नहीं है? इसका क्या मतलब है? को अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? यहाँ पर लोगों की जान पे जान जा रही है और तुम कह रहे हो कि लाइब्रेरी में किताब नहीं है? तुम्हें पता भी है कि वह किताब कितनी कीमती है हमारे लिए? एक आखिरी वही रास्ता बचा था जिससे और खून होने से रोका जा सकता था। आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। पता नहीं अब क्या होगा, कितनी और जाने जाएंगी और ना जाने हमें जनता से कितनी गालियां खानी पड़ेगी। कानून का विश्वास उठ जाएगा हम पर से। कुछ न तो कुछ करना ही होगा, पर क्या करूं मैं? इंस्पेक्टर नूर बहुत गहरी सोच में डूबी हुई है। इंस्पेक्टर नूर को अब सोच करके सिर दर्द करने लगा कि आखिर ये खूनी किताब गई तो गई कहाँ? अब पता कैसे चलेगा कि ये हत्याएं और मर्डर्स किस वजह से हो रही है और क्यों हो रही है? मुझे कुछ तो करना होगा वरना सारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और जनता हमें जूतों से मारेगी, वो बात अलग है। पर करूँ तो करूँ क्या? कैसे ढूंढूं इस खूनी किताब को? और पता भी नहीं है कितने लोगों की जाने जाएंगी। इंस्पेक्टर नूर वहां से सीधा होटल रूम में पहुंचती है। यहाँ सोच में डूबी हुई है तभी तो याद आया कि क्यों ना मैं गूगल का इस्तेमाल करूं, शायद कोई बात वहां से पता चल सके इस किताब के बारे में। नूर ने गूगल पर सर्च किया तो बस इतना ही लिखा हुआ आया कि ये एक खतरनाक किताब है जिसने बहुत से लोगों की जानें ले ली है। इसके बारे में इतना ही बताया जाता है कि इसकी संपूर्ण जानकारी कैलाश के पहाड़ियों में उपलब्ध है। इंस्पेक्टर नूर वहां से सीधा कैलाश के लिए निकल जाते हैं। लगभग 6 से 7 घंटे के बाद वहां पहुंचती है। जंगलों के रास्तों से होते हुए चारों ओर बस पहाड़ी पहाड़ और कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हर तरफ। नूर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस दिशा की ओर जाए। वहाँ पहाड़ी पर बस चंद साधु ही बैठे हुए थे क्योंकि आम जन का वहाँ जाने या आने पर पाबंदी लगी हुई थी। नूर एक तरफ गाड़ी रोककर एक साधु के पास जाती है। प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटी। बेटी कौन हो तुम और इन पहाड़ियों में क्या कर रही हो अकेले? बाबा मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। बेटी यहाँ क्या अपराध हुआ है, तुम बताओ जो तुमको यहाँ आना पड़ा? नहीं बाबा, अपराध यहाँ नहीं, यहाँ से कोसों दूर हुआ है और वो भी ऐसा अपराध जिसको रोकने में पुलिस भी असमर्थ साबित हो रही है। पर हुआ क्या है बेटी? बाबा कोई खूनी किताब है जो लोगों की जानें ले रही हैं। क्या खूनी किताब? ऐसा कैसे हो सकता है? खूनी किताब तो कोहराम मचा देगी, पर ये लोगों तक पहुंची कैसे वो तो मुझे नहीं पता बाबा, पर हाँ वो जान पर जान लिए जा रही है। पर बाबा आप ये तो बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं खूनी किताब के बारे में? बेटी वर्षों पहले एक महान तपस्वी हुआ करते थे जिनका नाम कालजयी हुआ करता था। वो हमेशा तपस्या में लीन रहा करते थे। कई वर्ष की तपस्या के कारण उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव
ने स्वयं उन्हें एक किताब दी थी जिसमें बहुत सी शक्तियों का उल्लेख था और जिसे पढ़कर कालजयी जो चाहे वो कर सकता था। पर धीरे धीरे कालजयी को अपनी उस तपस्या से हासिल की गई मायावी किताब पर अहंकार आने लगा, जिसकी वजह से उसको लगा कि जैसा पराक्रमी और मायावी कोई नहीं है। इसलिए तब भगवान शिव ने खुद गुस्से में आकर उसको श्राप दिया था कि मैं तुमसे ये मायावी किताब छीनकर धरती पर फेंक रहा हूँ और तुम आज से बिल्कुल ही आम इंसान की जिंदगी जियोगे। और हाँ, तुम्हारे पाप कर्मों का फल तुमको तब तक भुगतना होगा जब तक कोई नेक दिल इंसान इस किताब को कैलाश तक ना पहुँचा दे। और सुनो, तुम्हारी ये किताब जो कोई भी खोलेगा, खुलते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और आज ये मायावी किताब खूनी किताब के रूप में तब्दील हो जाएगी। अब तुम्हें ये दंड भुगतना ही होगा। क्या नूर उस खूनी किताब से लोगों को बचा पाएगी, या क्या इंस्पेक्टर नूर ही है वो साफ दिल इंसान जो उस किताब को कैलाश पर्वत तक छोड़ आएगी? बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे और का सारे आंसर्स जानने के लिए आप इसके सेकंड पार्ट को जरूर देखें। और आप इस कहानी का सेकंड पार्ट तभी देख सकते हो जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप इसके अगले पार्ट को जरूर सुन पाए। पिछले भाग में हमने देखा कि इंस्पेक्टर नूर को साधु द्वारा उस किताब के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल होती है। अब आगे साधु की सारी बताई हुई बातों को ध्यान से सुनने के बाद नूर कहती है, तो बाबा आप ये बताइए कि इस किताब को ढूंढे कहाँ जिससे जल्द से जल्द इसको कैलाश तक पहुँचाया जा सके। बेटा देखो, इस ब्रह्मांड में हर चीज का अस्तित्व है। जैसे तुम यहाँ मेरे सामने शरीर रूप में विद्यमान हो, पर तुम इस वायु और ये कहूँ कि इस वातावरण में भी एक सूक्ष्म रूप में हम हमेशा विद्यमान हो। पर बाबा इस बात का क्या अर्थ हुआ और इससे हमें कौन सी मदद मिलने वाली है? बेटी मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तो नहीं पता, पर वो खूनी किताब पृथ्वी के किसी हिस्से पर तो जरूर है और उसको ढूंढने का एक ही रास्ता है जो बहुत ही कठिन है और उसमें जान जाने तक की नौबत आ सकती है। पर अगर तुम चाहो तो तुम ये जो हर दिन मौतें हो रही हैं इनको रोक सकती हो। ये सब संभव हो सकता है। संभव हो सकता है? कैसे? जल्दी बताइए बाबा। नूर ने कहा, बाबा मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा जोखिम भरा है जिसमें तुम अपनी जान से भी हाथ धो सकती हो। क्या क्या ऐसा कौन सा रास्ता है बाबा? मैं अपनी जान की परवाह नहीं करती और हम तो कानून हैं। अपनी जान पर खेलकर हर नागरिक की रक्षा करना हमारा धर्म है। हम अपनी जान बचाने के मोह से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते। जो भी रास्ता है चाहे वो कैसा भी हो, हम उस पर चलने को तैयार हैं। आप साफ साफ बताइए कि कौन सा रास्ता है वो जिससे इस रोज हो रही तबाही को रोकने में मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं, समय यात्रा की रास्ता। नूर, समय यात्रा? हाँ बेटी, समय यात्रा का रास्ता। जाना होगा तुम्हें उस समय यात्रा पर। वहीं से लानी होगी वो पवित्र किताब जो आज के समय में खूनी किताब के नाम से प्रसिद्ध है। पर बाबा मुझे वो किताब मिलेगी कहाँ और कहाँ जाना होगा मुझे, ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर मैं अपनी शक्तियों से तुम्हें समय यात्रा पर भेजकर तुम्हें उसको हासिल करने का एक जरिया तो दिखा ही सकता हूँ। पर क्या बाबा? नूर ने चौंकते हुए कहा, एक बात का ध्यान रहे, समय रहते हुए अगर तुम वो पवित्र किताब लेकर वापस नहीं आई तो कोहराम मच जाएगा। पर बाबा मुझे वहाँ कैसे पता चलेगा कि वो पवित्र किताब कहाँ मिलेगी? मैं उसको कैसे ढूंढूंगी? ये तुम्हारा काम है जो केवल तुम्ही को करना होगा अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके। मैं इतना बता सकता हूँ कि हाँ बहुत ज्यादा खतरा है जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इंस्पेक्टर नूर खूनी किताब की तलाश में समय यात्रा पर जाने के लिए साधु को हामी भर देती है। आखिर कानून की इज्जत और जनता की रक्षा का सवाल जो था, अब कानून से लोगों का विश्वास उठने लगा था। हर रोज हो रही हत्याओं से और जनता भी अब कांपने लगी थी कि क्या पता कब ये हत्याओं का सिलसिला बंद होगा। इंस्पेक्टर नूर को भी कहीं न कहीं बस एक ही डर सता रहा था
कि कानून के प्रति लोगों का विश्वास बिल्कुल खत्म ही ना हो जाए। इसलिए वो कुछ भी करके इस खूनी खेल को खत्म करना चाहती थी। साधु ने नूर को अपने सामने बैठाया और कुछ मंत्रों से अभिमंत्रित करके जल उस पर छिड़कने लगा। वो लगातार मंत्र फूके जा रहा था और इंस्पेक्टर नूर अपनी आंखें बंद किए साधु के सामने शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। अब कुछ ही समय बाद इंस्पेक्टर नूर की आत्मा उससे अलग हो गई थी। कुछ समय के लिए साधु ने अपनी शक्तियों से नूर की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था। कुछ ही पल में नूर एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। चारों ओर बचाओ बचाओ की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मंजर बहुत ही डरावना था। दरअसल साधु ने अपनी शक्तियों से इंस्पेक्टर नूर को लाखों वर्ष पहले के समय में भेज दिया था। इंस्पेक्टर नूर अब एक सुनसान और घने वन में थी, जहां का मंजर बहुत ही सुनसान नजर आ रहा था। वास्तव में बहादुर नूर का दिल आज डर के मारे धड़क रहा था। हर पल उसे एक डर सताए जा रहा था। उसे इसी बात की चिंता थी कि वो आखिर आ कहाँ गई है, और उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो राक्षसों के वास स्थान पर पहुंच चुकी थी, और वो जानती थी कि अगर किसी ने उसको देख लिया तो आज तो उसको कच्चा ही चबा जाएंगे। नूर डर डर के आगे उस वन में अपने कदम रख रही थी। अपने चारों तरफ चप्पे चप्पे पर नजर घुमा रही थी कि कहीं कोई मुसीबत उसको ना घेर ले। डर तो लग रहा था, कर भी क्या सकती थी। ये जनता की रक्षा का वादा जो किया था खुद। नूर को अपनी तरफ आते हुए कुछ कदमों की आहट से सुनाई थी। वह बहुत ही डरी और सहमी सी लग रही थी। कुछ आज उसने अपने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसको लगा कि शायद ये उसका भ्रम था। उस आहट को नजरअंदाज करके नूर आगे बढ़ने लगी। तभी हवा में उड़ता हुआ एक बाज उसके पास आया और बोला, कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आम इंसान तो नहीं लगती हो, जरूर ही कोई मायावी देव हो जो दानवों के इलाकों में आई हो। इंस्पेक्टर नूर ने कांपते हुए से पूछा कि तुम बताओ पहले, तुम कौन हो? उस बाज ने बोलना शुरू किया, मैं व्योम हूँ, राक्षसों का दिन का पहरेदार। मेरा काम है उनको हर आने वाले खतरे से पहले वो अवगत कराना। मुझे लगता है कि तुम यहाँ जरूर किसी का वध करने आई हो, क्योंकि देव इस दिशा में जल्दी से आने की हिम्मत भी नहीं करते हैं। पर तुम मुझे कोई मायावी लगती हो जो यहाँ किसी उद्देश्य हेतु आई हो। नूर ने कहा, देखिए व्योम जी, मैं कोई मायावी नहीं हूँ, बल्कि एक इंसान हूँ जो यहाँ किसी कार्य के लिए वर्षों आगे के समय यात्रा करके इस कार्य में या फिर इस समय में आई हूँ। मूर्ख लड़की, मुझे मूर्ख बना रही हो। झूठी बातों से तो जरूर कोई तबाही करने आई है, मुझे जल्दी से कार्य करना पड़ेगा। इतना कहकर वो बाज रूपी राक्षस उड़ गया और इधर उसकी बात सुनकर नूर के होश उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि व्योम ने उसकी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया और वो उसको कोई देवी ही क्यों समझ रहा था। नूर के लिए ये सब एक कहानी जैसा लग रहा था, पर आभास होने लगा था उन खतरों का जिनके बारे में साधु ने बताया, और शायद अब असली खतरा तो बाकी। नूर को आज सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो आज थी ही कुछ ऐसी दुनिया में जो वास्तव में बहुत भयानक थी। हर कदम पर मौत नूर का इंतजार कर रही थी। वो जैसे तैसे करके राक्षसों के इस इलाके को पार कर बहुत दूर निकल आई थी। कुछ ही दूर जाने पर उसे वो ऋषि दिखाई देते हैं जिसने इस समय में भगवान शिव की पूजा करके वो मायावी किताब हासिल की थी। उसने देखा कि ऋषि तपस्या में लीन है। मुझे भी भगवान शिव की तपस्या करके उनसे ये किताब उन ऋषि से पहले ही पानी होगी। नूर ने सबसे पहले पास ही एक सरोवर में स्नान किया और पूर्ण शुद्ध आत्मा से मिट्टी से भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाकर श्रद्धा भाव से पूजा करने बैठ गई। इस तरह ध्यान करते करते नूर को काफी लंबा अरसा बीत गया। एक दिन उनकी भक्ति से खुश होकर
भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हुआ। मांगो बेटी, क्या चाहिए तुम्हें? प्रणाम भगवान, मैं तो दर्शन मात्र से ही खुश हुई। प्रभु पर पृथ्वी लोक पर आई तब भाई को मुझे आपसे कुछ मांगना ही पड़ेगा। हाँ बेटी, अवश्य। हे प्रभु, मुझे वो मायावी किताब चाहिए जो आज पृथ्वी पर खूनी किताब के रूप में प्रसिद्ध है और उसने बहुत से मासूमों की जान ली है और उसकी ये तबाही रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर आप मुझे वो पवित्र मायावी किताब देंगे तो जन मासूम की जान बचाई जा सकती है। भगवान शिव ने नूर की वो बात सुनकर मायावी पवित्र किताब उसको दे दी। किताब मिलते ही नूर के चेहरे पर खुशी छा गई और उसे आज पहली बार लगा कि हाँ, अब ये तबाही का सिलसिला जड़ से खत्म हो जाएगा। इधर पर्वत पर ध्यान में बैठे ऋषि को पता चला कि नूर को पवित्र किताब मिल चुकी है, तो उसने अपनी शक्तियों से नूर को वापस वर्तमान में बुला लिया। नूर ने वो पवित्र किताब ऋषि के हाथों में थमा दी और कहा कि ऋषिवर, जितना जल्दी हो सके आप इस पवित्र किताब को उसके अस्तित्व वाले स्थान पर रख दें और ये तबाही का सिलसिला खत्म करें। ऋषि ने ज्यादा देरी ना करते हुए उस किताब को उसके अस्तित्व स्थल पर रख दिया और ऐसा करते ही खूनी किताब का वजूद खुद ब खुद खत्म हो गया। अब इंस्पेक्टर नूर ने ऋषि का धन्यवाद करते हुए उनसे विदा ली और वापस चली गई। उसके आते ही सबको पता चला कि खूनी किताब का खूनी खेल अब खत्म हो चुका है। इंस्पेक्टर नूर के इस साहसी काम से खुश होकर पुलिस विभाग ने उनको सीधा डीएसपी का कार्यभार सौंपा और जनता ने भी उनका आभार जताया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपके पास भी खुद के कुछ हॉरर स्टोरीज है या एक्सपीरियंस तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी कहानी को आवाज़ ज़रूर दूंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर अचीव करना। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे मेरे टारगेट पे पहुँचाने में हेल्प ज़रूर करेंगे।